अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आज हम आपके सोशल साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिसीज़ एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश के क्या क्या प्रभाव पड़े थे जो उन्होंने शासन यहाँ स्थापित किया था, उसका उनकी क्या क्या नीतियाँ थीं और कौन कौन से नेतृत्व थे। ईस्ट इंडिया कंपनी शोड द एग्जिट डोर टू इट्स रिवाइल फ्रेंच कंपनी डिफीटिंग दैम इन कैरनेटिक वॉर। अब हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैरनेटिक वॉर में किसको हरा दिया था, फ्रेंच को हरा दिया था और अब वो यहाँ से जा चुके थे। द कंपनी एस्टैब्लिश सुपरमेसी ओवर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, मुगल एम्परर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। अब जो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर हुई थी उसके बाद जो कंपनी थी, दैट मीन्स जो ब्रिटिश थे, उन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बाकी जो और वे अवध है, मुगल एम्परर है, वहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लिया था। द कंपनी गॉट डिवाइन राइट इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इलाहाबाद ट्रीटी के बाद जो कंपनी थी उनको दीवान के अधिकार जितने होते हैं वो सब मिल गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। नाउ फ्रॉम ट्रेडर्स दे बिकम एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो व्यापारी से क्या बन चुके थे, शासक बन चुके थे। द एम्बिशंस ऑफ कंपनी केप्ट ऑन अ सोरिंग एंड अ ब्रॉड साउथ इंडिया अंडर द कंट्रोल आफ्टर द मैसूर वॉर सेंट्रल इंडिया। वन हैंड द अनदर हैंड बाय डिफीटिंग मराठास दे एस्टैब्लिश देयर पावर इन द सेंट्रल इंडिया। अब मैसूर के वार के बाद तो उनके ऑलमोस्ट साउथ पोर्शन में तो कंट्रोल हो ही गया था, फिर मराठा को डिफीट करने के बाद बाकी भी हो गया। दोज स्टेट विच वर नॉट अंडर हिज कंट्रोल वर ब्रॉट अंडर देयर रिंग एज अ कंपनी साइन अलायंस विद द फॉर्मर। अब जिस जगह वो युद्ध से अपना पावर नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे थे वहाँ पे उन्होंने ट्रीटीज़ और अलायंस का सहारा लिया और फिर वहाँ पे वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुए। बाय 1857 द होल ऑफ इंडियन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। अब कम्प्लीटली या पार्शली कैसे भी कहें, हम ब्रिटिश के कंट्रोल में इंडिया आ चुकी थी। Thus taking advantage of an unstable political condition of Indian trading company succeed in establishing its rule, but the basic nature of its employees was that a businessman, so they lacked the acumen required to run the administration of a country. The company employee was greedy, dishonest, lacked vision and proper education. Their aim was to hoard wealth and they were ready to go any extent to fulfill their purpose. It was essential for the company to train the clerk, broker, businessman to become administrator. To achieve this purpose, rule was formed and implemented frequently. अब क्या हुआ, हमारे यहाँ की पॉलिटिकल जो पावर थी, पॉलिटिकल कंडीशन कहती थी अनस्टैब्लिश थी, वीक थी, जिसका पूरा फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया और वो सक्सेसफुल भी रहे। और अगर हम देखें तो उनके जो बिजनेसमैन थे उनके पास इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं था, ठीक है, कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से इस कंट्री में चला सके, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो थोड़े से ग्रीडी थे, बेईमान हम उन्हें कह सकते हैं, और उनका विजन भी कैसा था, लैक्ड था, और वो प्रॉपर एजुकेटेड तो थे लेकिन बाकी चीज़ों में उनके पास निपुणता नहीं थी। अब वो यहाँ अपना वर्चस्व फैलाना चाहते थे, जिसके लिए उनके क्या ज़रूरी था कि वो ब्रोकर, क्लर्क और बिजनेसमैन को अपने अंडर में करें और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बना दे ताकि वे यहाँ पे अपना रूल कर सके। तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए और उन्हें फ्रिक्वेंटली क्या कर दिया गया, थोप दिया गया। Efforts are made to control the unruly behavior of the company officials. They were taught to the administrator. A few trained officials and a staff were sent from England. अब कुछ जो ट्रेनर थे, ऑफिशियल थे, जो स्टाफ थे, वो इंग्लैंड से आए। डिस्पाइट दिस दे रिमेन द सेम एंड वर नॉट रेडी टू गिव अप देयर ट्रेडिंग टिल्ट एंड दिस प्रूव्ड फैटल फॉर इंडियन पीपल। और अब वो क्या कर रहे थे कि उनको किसी न किसी तरीके से उनका व्यापार यहाँ चलाना ही था, जो कि मुसीबत बनता जा रहा था भारतीयों के लिए। द कंपनी स्टाफ रॉब्ड द इंडियन ट्रेडर, फार्मर, आर्टिशंस एंड किंग्स। अब जो कंपनी का स्टाफ था वो सीधे सीधे से
डाका डाल रहे थे, या हम कह सकते लूट मचा रहे थे इंडियन ट्रेडर्स, जो भारतीय व्यापारी थे, जो किसान थे, जो कलाकार थे और जो राजाओं थे उनसे। डुअल रूल इन बंगाल, अब दोबारा शासन जो था वो कैसे बंगाल में हुआ। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद द मुगल एम्परर शाह आलम। अब बक्सर की बैटल के बाद इंग्लिश कंपनी ने इलाहाबाद ट्रीटी साइन करी थी मुगल एम्परर शाह आलम के साथ। ही हैंडेड ओवर द राइट ऑफ अ दीवान ऑफ अ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द कंपनी। और उस ट्रीटी के अंतर्गत जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो इंग्लिश कंपनी थी, उनको दीवान की पदवी दे दी गई थी। किस किस कहाँ के दीवान बनाए थे उन्हें? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। विद दिस राइट द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ बंगाल। द नवाब ऑफ बंगाल Nizamuddin handed over the right of Nizamat to the company, but the company was not ready to bear such an onerous responsibility. The company wanted its control only over the treasury and army. Robert Clive was the governor of Bengal. He knew it well. The company was not efficient enough to carry दीवान and निज़ामत responsibility. अब जब उन्हें दीवान बना दिया गया बाकी जगहों के लिए भी, तो जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने क्या करा कि निज़ामत भी किसे दे दी? ब्रिटिश कंपनी को दे दी। लेकिन ब्रिटिश ये अच्छे से जानते थे कि वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ नहीं उठा सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ खजाने को अपना बनाना चाहते थे। दैट मीन्स वो सिर्फ ट्रेजर चाहते थे और आर्मी चाहते थे। अगर किसी वॉर वगैरह हुआ तो क्या हो जाएगा, उन्हें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो जो गवर्नर क्लेव थे, रॉबर्ट क्लेव थे, उन्होंने दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया कि वो निज़ामत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं लेंगे। क्लेव वॉज डिप्लोमेटिक, सो ही लेफ्ट द निज़ामत टू नवाब ऑफ बंगाल एंड टुक दीवान राइट इन हिज हैंड। फिर उन्होंने क्या करा कि दोनों में से किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने निज़ामत तो नवाब को दे दी और दीवान खुद चुन लिए। निज़ामत मीन्स द गवर्न टू मेंटेन द पीस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर फोर्स। अब निज़ामत क्या होती है? जो शब्द है निज़ामत, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति, वो गवर्नर जो क्या करेगा, अमन और शांति बनाए रखेगा अपने एरिया में और बाहरी जो शत्रु है उनसे रक्षा करेगा। फौजेदारी वर्क रिमेन विद द नवाब ऑफ बंगाल। द कंपनी अपॉइंटेड रज़ा खान एज अ नायब दीवान ऑफ बंगाल एंड सिताब राय एज अ entrusted the same task in Bihar. The expenses of Nizamat, maintenance of the Nawab of Bengal, pension of a Mughal emperor were paid by the amount collected as a revenue, and remaining money was deposited in the treasury of company. Thus the power of Bengal was divided between company and Nawab. This system was known as a dual rule system. अब जब उन्होंने दीवान को चुन लिया था और निज़ामत किसको दे दी थी? नवाब को दे दी थी। फिर बंगाल के जो नवाब बनाए गए वो कौन थे? रज़ा खान को बना दिया गया नायब दीवान बंगाल के, और सिताब को बना दिया गया बिहार के। तो दोनों के जो खर्चे थे उनकी आर्मी या मेंटेन करने के लिए, तो वो रिवेन्यू जितना भी कलेक्ट करते थे उससे ही लेते थे, और बाकी का जितना भी पैसा बचता वो सब कहाँ डाल दिया जाता था? ट्रेजरी में डाल दिया जाता था। और इसी रूल को, मतलब अब जो पावर था बंगाल का वो दो तरीके से बढ़ गया था। एक प्रोटेक्शन का काम करेंगे और दूसरे वहाँ के खजाने के लिए रखेंगे। तो इसी रूल को क्या कहा गया? डुअल रूल सिस्टम कहा गया। जबकि हम अगर सही तरीके से देखें तो रूल सिर्फ ब्रिटिश का ही है। वो अपने हिसाब से निज़ामत को भी चलवा सकते हैं और ख़जाना तो उनके पास है ही सही। इसके आगे का चैप्टर अब हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज की क्लास में आपका इतना ही। अगर इसके आगे के चैप्टर्स आपके छूट गए हैं तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसे समझ सकते हैं।